दोस्तों नमस्कार। एक मिसाल के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आपकी ढेर सारी दुआएं एक मिसाल को मिल रही हैं, जिसके कारण से अनेक कार्यक्रम जो हमने शुरू किए थे, जैसे व्यक्तित्व विकास, बात पते की और आर्ट ऑफ स्पीकिंग की अपार सफलता केवल आपके कारण है। इसी श्रृंखला में दोस्तों हमने आज एक कार्यक्रम और शुरू कर रहे हैं, आम आदमी से खास मुलाकात। अमूमन दोस्तों हमने वीडियोस देखे हैं कि लोग खास आदमी की खास मुलाकात करते हैं, लेकिन एक मिसाल इसके बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहा है कि आम आदमी, एक छोटा सा इंसान जो बहुत अपनी विशेषताओं से भरा हुआ है, लेकिन लोगों को उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, एक इतना बड़ा काम कर दिया उसने, तो हम उनको आपके समक्ष लेकर आएंगे। आम आदमी से खास मुलाकात। तो इस कार्यक्रम का आगाज हम आज से कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिसने उनके ऊपर आई एक ऐसी विपदा को ऐसे सामना किया उसका कि उसको हरा दिया, और हरा के वो आज वापस उठ के आपके सामने है। बहुत उनको तकलीफ़ हुई, मुझे बताते हुए बड़ा ख़राब लग रहा है कि उनको हुआ था कैंसर, लेकिन उनको कैंसर से डरे नहीं, लेकिन उन्होंने दिमाग में एक बात रख ली कि मुझे डरना नहीं है, मुझे इससे लड़ना है और मैं उससे आगे बाहर आऊँगा, और वो आज आपके समक्ष है। दोस्तों आज जो शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो है श्री दीपक शर्मा। दोस्तों दीपक शर्मा एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, तो लीजिए आपसे मुखातिब हैं श्री दीपक शर्मा। दीपक शर्मा साहब, आपका एक मिसाल के आम आदमी की खास मुलाकात में हार्दिक स्वागत है। आपसे बात कर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके बारे में हमें पता चला कि आपने बहुत हिम्मत से अपनी आई हुई विपदा से आप लड़े हैं। तो मैं एक तो सबसे पहले आपको साधुवाद करता हूं, आपको बहुत बधाई देता हूं। कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जो है आपके जीवन के बारे में कुछ कहें। सभी मेरे प्यारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, और मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं इस संस्था से सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। मित्रों मेरा जीवन बहुत अच्छा रहा। मेरा अपना खुद का काम है, मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, हैंड राइटिंग का और कैलीग्राफी का, जिसका नाम न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और हाल ही में इस इंस्टीट्यूट को ISO 9000 मिला है। मैं बहुत गर्व के साथ बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम किया है और आज आपके देश में हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपका हैंड राइटिंग का काम है और आपने कई हज़ारों बच्चों को आपने हैंड राइटिंग सिखाई है। आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सब लोग खुश थे, मस्त थे, लेकिन इस बीच आपको पता चला कि आपको कैंसर है। तो जब कैंसर के बारे में जब आपको पता चला तो आपका पहला रिएक्शन क्या था दीपक जी? जैसे सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे मुंह में छोटा छाया हुआ था। वो छाया धीरे धीरे तब कैंसर में बदल गया, इसका मुझे ध्यान मिले। जैसे मैं बहुत तकलीफ में था, और जब वो तकलीफ बढ़ती गई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसका इलाज कराना चाहिए। जब मैं इलाज कराने के लिए तैयार हुआ और मेरा जब बात भी हुआ, तब मुझे मालूम चला कि ये कैंसर है, और ये कैंसर मेरे मुंह में जुबान पे है, और इसका इलाज तुरंत कराना चाहिए।
जी। तो फिर जब आपको पता चला कि आपको कैंसर है तो वाकई आप एक तरीके से हताश हो गए होंगे। तो इसका इलाज कराने आप कहाँ गए? मैं जैसे मुझे मालूम था तो मैं ये तय हुआ कि भाई इसका इलाज कहाँ कराना चाहिए। तो मेरा बेटा बेंगलोर में है, उसने अपॉइंटमेंट लिया मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलोर में जी। और तुरंत मुझे बेंगलोर ले आया गया, जहाँ पे मेरा इलाज शुरू हुआ और वहीं मुझे सब सुविधाएं उपलब्ध हुई और मैं अच्छा हुआ। अश्विन जी, मेरा आपसे एक सवाल यह है कि जैसे मैंने दीपक शर्मा जी आपके फादर से पूछा कि जब उनको ये पता चला कि कैंसर है तो आप भोपाल में थे, तो ये कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको बेंगलोर जाना है? और आपने जाहिर सी बात है यहाँ भी लोगों डॉक्टर से बात की होगी, तो क्या बातचीत हुई, क्या यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा और फिर क्यों आप बेंगलोर गए और इलाज शुरू किया? हमने जब पापा की जब बायोप्सी हुई थी, जब हमें पता चला था कि इनको कैंसर है, तो हमने उसके नेक्स्ट डे से ही हमने उसके लिए वो करने लगा था कि हम कहाँ पे ट्रीटमेंट हमें कराना है। और क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इसलिए हमें तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना पड़ रहा था। तो हमने सब फैमिली पूरी बैठी और सब ने बात की कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो सब ने डिसाइड किया कि हम बैंगलोर जाते हैं, मणिपाल हॉस्पिटल है वहाँ का, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। तो सबका फाइनल ये था कि हम मणिपाल जाएंगे और वहीं ट्रीटमेंट कराएंगे। और हमने यहाँ पे भी काफ़ी डॉक्टर से बात की, सबने बोला, सबने अपना अलग अलग बताया। बट फिर हमने सोचा कि बैंगलोर हम जब सब है वहाँ पे, हॉस्पिटल भी अच्छा है, चीज़ें भी अच्छी हैं, तो फिर हम वहीं जाके कराना चाहिए हमें ट्रीटमेंट। तो हम बैंगलोर चले गए और वहीं हमने पूरा ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन पूरा बैंगलोर में हमने कराया, मणिपाल हॉस्पिटल में। एक ही हॉस्पिटल में सारी चीज़ें हमने वहीं कराई। इलाज के दौरान के बारे में, जब इलाज शुरू हुआ उसके बारे में आप अपने श्रोताओं को बताएं। जैसे मित्रों, कैंसर बीमारी जो है वो अपने आप में एक बहुत खतरनाक बीमारी है और इससे लड़ने के लिए या इससे इलाज के लिए आपको मन बनाना पड़ता है और ये तय करना पड़ता है कि हमें इलाज कहाँ और कैसे कराना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इलाज के दौरान आपको सब डॉक्टर्स और जितना स्टाफ है उनका साथ देना पड़ता है, क्योंकि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी ये इसका एक प्रोसेसर है जो हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं या आप इससे अपने आप को पीछे कर लेते हैं तो ये बीमारी आपको बहुत घातक हो सकती है। मुझे खुशी है, बेंगलोर बहुत अच्छा सेंटर मुझे मिला, मेरा बहुत अच्छा वहाँ इलाज हुआ, मेरा परिवार पूरे समय मेरे साथ था। उनका प्रोत्साहन और उनका साथ इसी ने मुझे अच्छा किया है। दीपक जी, जब कैंसर की बात होती है तो केवल एक सेंटर लोगों की ज़ुबान पे आता है, वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल है। तो जैसा आपने कहा कि आप बेंगलोर गए, तो बेंगलोर में कौन सा कैंसर सेंटर है, कौन सा कैंसर हॉस्पिटल है और इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जैसे बेंगलोर इसलिए अच्छा है सेंटर तो बेंगलोर में लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं और वहाँ से जो डॉक्टर्स हैं वो कैंसर पे लगातार रिसर्च में हैं। मुझे इस बार बहुत खुशी और गर्व की बात आपसे शेयर करूँगा कि वहाँ से बेस्ट, वैसे इंडिया से टॉप मोस्ट डॉक्टर्स ने, सर्जन्स ने मेरा इलाज किया। और बेंगलोर में मणिपाल हॉस्पिटल जो है वो इसका श्रेय मैं उसको देता हूँ। वहाँ का इलाज, वहाँ से शेयर, वहाँ से देखभाल, वहाँ का सपोर्ट बहुत अच्छा है और इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। तो ये मणिपाल कैंसर हॉस्पिटल के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरा बेटा बेंगलोर में है। अच्छा, उसने पूरा रिसर्च किया, वो वहाँ सब हॉस्पिटल में गया, मेरा बात थी और देन उसने डिसाइड किया कि नहीं, माई फादर हैज टू एट मेडिकल हॉस्पिटल बेंगलोर
एंड वैसे भी हम पे बहुत अच्छे डॉक्टर मिले जिन्होंने मेरी देखभाल की और पूरे एक्सरसाइज से, बिकॉज दिस आंसर रिक्वायर्स वेरी स्किलफुल सर्जरी एंड दैट इज देयर। अश्विन जी, आपसे एक मेरा सवाल है। तो जब इनका ऑपरेशन हुआ, जब उन्होंने बताया कि इनका ऑपरेशन होना है, तो उस ऑपरेशन क्या क्या हुआ उसके बारे में आप कुछ बताइए। वो ऐसे क्या मोमेंट्स आए थे कि लगा कि अरे ये तो वी आर ऑल शॉक्ड। तो उसके बारे में, जो ऑपरेशन क्या हुआ, कैसे किया उन्होंने, फिर उसके बाद हो सकता है कि ऑपरेशन फर्स्ट नॉट में सक्सेसफुल ना हुआ हो, तो इमीडिएटली फिर क्या स्टेप उठाए, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। पहले तो डॉक्टर ने ये बोला कि हमें कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। तो कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे उसके मतलब साइकिल्स हुए, धीरे धीरे उसके साइड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो गए। फिर जब कीमोथेरेपी ख़त्म हुई तो डॉक्टर ने एक स्कैन किया कि अब हम देखते हैं कि कितना कीमो का क्या रिज़ल्ट था। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब जो जितना भी ट्यूमर है वो काफ़ी कम हो गया है और हम एक सर्जरी करके उसको हटाना चाहेंगे अब। तो जब सर्जरी के लिए किया तो उन्होंने बोला कि हमें टंग का पार्ट जितना अफेक्टेड है वो निकालना पड़ेगा और हम काफ मसल से उसकी ग्राफ्टिंग करेंगे वापस। तो उनने उसको करा, 17-18 घंटे सर्जरी चली, बट और वो काफ़ी अच्छा हो गया था, मतलब नॉर्मल था। बट 2 दिन बाद जब डॉक्टर वापस चेकअप वापस हुआ, देखने आए, तो पता चला कि उसमें क्लॉट हो गया है। क्लॉट कहाँ पे? टंग के अंदर? हाँ जी, टंग के अंदर। टंग जो नया उनने जो काफ मसल जो उनने लगाए थे उसमें क्लॉट हो गया था। तो उनने बोला हमें इमीडिएट वापस ओटी में शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करते तो पैरालाइज हो सकते हैं। मतलब बॉडी पैरालाइज हो जाएगी? हाँ जी। ओके। तो उनने तुरंत इमीडिएट ही उनने ओटी में शिफ्ट किया और उन्होंने चेक किया। उन्होंने पहले बोला कि हम कोशिश करेंगे इसको ही रिपेयर कर सकें, बट जब उनने किया तो उनने बोला कि बेटर है रिपेयर से हम वापस चेंज कर देते हैं उसे, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उनने जब वापस उनने उस पूरे पार्ट को हटाया और वापस उनने फिर चेस्ट से एक पार्ट लिया, उसको उनने वापस ग्राफ्ट किया। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद वो जब 2-3 बार चेकअप हुआ, सब हुआ, तो वो नॉर्मल हो गया था सब। उसके बाद उनने रेडिएशन के लिए आगे वो किया कि रेडिएशन करेंगे, तो बाकी जो लास्ट वो रहता है वो रेडिएशन रहता है। लेकिन जब एक के बाद एक ऑपरेशन हुए, मतलब एक हुआ फिर इमीडिएटली 2 दिन बाद इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा, तब जाहिर से बात है कि आपके ऊपर, आपकी मदर के ऊपर बहुत ही एक मेंटल सा एक बोझ या टेंशन आया हुआ। तो वो आपने कैसे इसको दूर किया? मतलब ऐसी क्या बात थी कि आप उस टेंशन से आप विचलित नहीं हुए? और सबका सपोर्ट था, तो हमें ये था कि सब कुछ अभी तक अच्छा हो गया तो आगे भी अच्छा हो जाएगा, और इसी उससे हम आगे बढ़ रहे थे कि सपोर्ट मिलता रहेगा और भगवान सब अच्छा करेगा। तो हमने सब चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी थी। पापा भी बहुत पॉजिटिव थे कि सब सही हो जाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो इसमें हम आगे बढ़े। अमूमन क्या होता है जब ये दूसरे लोग जब सुनते हैं, या आपने तो बहुत मेहनत करी, आपने बड़ी हिम्मत बताई, लेकिन अमूमन जितने लोग होते हैं वो डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। इवन उनके परिवार वाले भी बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, खूब कोशिश करते हैं कि मैं अपना जीवन अंत कर लूँ। आपके मन में भी ये बात ज़रूर आई होगी, तो आपने लेकिन उस बात को अपने दिमाग से कैसे हटाया और आप आगे बढ़ते चले गए? शरीर में जैसे सबसे पहली बात है टेंशन नाम से आदमी घबरा जाता है। जैसे उसको या किसी आस पास से आदमी को ये मालूम पड़ता है कि यार टेंशन है, तो वो अपने आप को पहले ही नेगेटिव जैसे सोच जाता है, नकारात्मक सोच जाती है उसकी, तो नहीं यार अब तो सब फैन है। इस दरमियान आपको इतना स्ट्रॉन्ग रहना है, भगवान आपको बहुत सहायता देते हैं। आपने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, आपका परिवार आपके साथ है,
आप हिम्मत रखिए। हिम्मत रखना बहुत बहुत ज़रूरी है इस बीमारी में। अपने आप से आपको कहते रहना है कि मुझे अच्छा होना है, मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा होना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है और मैं अच्छा हूँ और अच्छा हो जाऊँगा। तब आपकी दवा है। पॉजिटिव सेल्स जब आपके शरीर में जाते हैं तो इस बीमारी को फाइट करने के लिए वो सक्षम रहते हैं ताकि ये बीमारी चली जाए। आप इस बीमारी का इलाज कराएं, इससे इज्जत रहें और अपने आप को पॉजिटिव रहते हुए आप ये सोचें मुझे अपनी ज़िंदगी जीना है। क्या बात। ये आपने ऐसे बताया कि जब आपका ऑपरेशन हुआ तो जाहिर से बात है कि आपकी स्पीच चली गई होगी। अब चूँकि जैसा आपने पहले बताया था कि आप बहुत हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं, आप लोगों से मिलते जुलते थे, बात करते थे, तो जाहिर से बात है जब ये ऑपरेशन हुआ होगा तो आपकी स्पीच चली गई होगी। तो जब स्पीच चली गई तब उसके दौरान आपके मनोस्थिति क्या थी, इसके बारे में कुछ बताइए। शरण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसी से मैं अभी भी जूझ रहा हूँ। जैसे जब आपकी तन सर्जरी होती है तो तन सर्जरी में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है तन मूवमेंट इज लॉस। अगर तन मूवमेंट चला जाता है तो आप बोल नहीं पाते हो। और मुझे ऐसा लगता रहा कि यार शायद अब मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं आशा की किरण थी। आपको अपने आप से लड़ना था, आपको अपने आप से ये पॉजिटिव थी कि देखता हूँ यार कैसे जीवन चलेगी, देखता हूँ मैं। इस दरमियान मैंने अपने आप में बहुत एक्सरसाइज की, जैसा डॉक्टर ने बोला था अच्छा प्रोटीन लिया, अपना मुँह कोशिश की जितना सोच पाऊँ, जितना तन को एक्सरसाइज कर पाऊँ, जैसा डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये था कि यार ये शरीर से तन है, इससे शरीर से ऐसा ना हो तो कहीं ये जीवन फिर से खराब हो जाए। लेकिन नहीं, मुझे डॉक्टर ने बोला था नाउ ऐसा रीजन थे, अब जीवन आपकी माना लीजिए। और जो सर्जरी हुई थी दैट इज अ सपोजिट सन, नहीं पूरी सन नहीं सकती है, इट्स 25 to 30% तक। दैट इज व्हाई आई एम एबल टू स्पीक। इट्स अ सन विद 100% on, you will never be able to speak lifetime. So my son is there. It is plastic solution. I am able to speak slowly and slowly. With practice, with more and more speech, आप उस सन को और अच्छा बना पाएंगे, खा पाएंगे और बोल पाएंगे। तो फिर ये आप जैसे आपने कहा था कि टंग में था तो यू वर नॉट बीन एबल टू ईट थ्रू इट, तो फिर आप वो हाउ यू यूज्ड टू टेक योर नो देयर वाज अ टेस्ट ट्यूब, राइट, देयर वाज अ टेस्ट ट्यूब fitted in my stomach, and for 2.5 years that test tube was inside, right, and I was given the seed, the protein, whatever the food is there, वो मुझे उस टेस्ट ट्यूब से दिया जाता था। And I am very happy to say that last 6 months back, the tube has been removed. दीपक जी, मेरा एक बड़ा पर्सनल सवाल है आपसे कि जैसा आप पहले कहा कि कोई भी बीमारी के पीछे दवा तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, दवा और इलाज, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है परिवार का साथ और ईश्वर की दुआ, दोस्तों की दुआ। तो इस पूरे मेरे ख्याल से शायद कितने साल का ये रहा होगा आपका, इस पूरे दौरान जो है परिवार का आपका क्या सपोर्ट रहा और कैसे उन्होंने कि आपको इस जैसे बीमारी से बाहर खींच के निकल आए, तो वो इसके बारे में आप कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ। मेरा इतना अच्छा परिवार है, दवाओं के साथ, दुआओं के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ, माँ बाप के आशीर्वाद के साथ, मेरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी, मेरे दोनों प्यारे बेटे, मेरी दोनों बहनें
इन सब पर बहुत साल इन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी और निहायत इतना खुश हूँ। ये अपने आप स्पॉन्टेनियस आता है। जब आपका परिवार इतना स्ट्रॉन्ग आपके साथ रहता है तो स्पॉन्टेनियस उनसे फंसी आपकी श्रद्धा आती है। ये बीमारी आसान नहीं है। इस बीमारी से भी आप तपस्या, आपके अपनों का साथ, अपने परिवार, अपने मित्र, आपके अपने सहयोगी, रिश्तेदार, बहनें, उनका परिवार सब आपके साथ जब रहते हैं तब आपको हिम्मत रहती है कि नहीं, मुझे जिंदा रहना है, इनसे भी जिंदा रहना है। और इंसान है, इंसान एक बार जन्म लेता है, एक बार जीता है। और एक कहावत है, मोहम्मद रसूल का बहुत प्यारा गाना है, कोई ना शर्म है। आपको अपनी ज़िंदगी स्वयं जीना है, लेकिन तब जीते हो जब आपका परिवार, आपके अपने मित्र, आपके अपने सहयोगी आपके साथ रहते हैं। मैं पुनः इस माध्यम से अपने पूरे परिवार को, अपने सारे मित्रों को, अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है, उनका बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। और उन्होंने आपको कैसे एक ढाल बन के आपके सामने खड़े रहे? जैसे मैं यहाँ से भोपाल से बैंगलोर गया, मेरा बड़ा बेटा मुझे ले गया, वहाँ उन्होंने मेरा इलाज अगले दिन से शुरू करा दिया जी। उसी से दूसरे तीसरे दिन मेरी वाइफ, ऐसा मेरा छोटा बेटा हसन, ये तुरंत हवाई जहाज से बैंगलोर आया। ये पूरे समय मेरे साथ रहे। मेरा बड़ा बेटा सिद्धार्थ, उसकी वाइफ दिव्या, ये सब लोग मेरे साथ रहे, पूरे टाइम मेरे साथ रहे। उन्होंने इतना अपने कर्तव्य का पालन किया, इतनी श्रद्धा से उन्होंने मेरी देखभाल की कि मैं आज धन्य हो गया। और वही मैं चाहता हूँ, जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उन सबको अगर आपको उस बीमारी से निकालना है तो उनका ध्यान रखिए। आपने एक बड़ा अच्छा संदेश बोलते बोलते दे दिया कि दोस्त यार तो आपको खूब मिल जाएंगे, खूब मिलेंगे, उनके मतलब होगा तो आपसे दोस्ती रखेंगे, उनका मतलब निकल जाएगा तो वो आपको दोस्ती छोड़ देंगे। लेकिन आपका अगर कोई सच्चा साथी इस जीवन में है तो वो है आपकी धर्मपत्नी। जो आप हंसते हैं तो वो मुस्कुराती है, हंसती है, आप रोते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से रोती है। तो दोस्तों, मैं आप सबको यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि परिवार आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, आप परिवार के साथ रहें। जाते जाते एक बड़ा ही पर्सनल सवाल एक आपसे और पूछना चाहता हूँ कि आपने कैंसर जैसी बीमारी जिससे हम सब लोग डरते हैं, उसको एक छोटे से बीमारी समझ के अलग कर दिया। परिवार का बड़ा साथ रहा, डॉक्टर्स का बड़ा साथ रहा। मैं मणिपाल पूरे डॉक्टर्स की टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ और मेरे श्रोताओं को मैं भी बताना चाहता हूँ कि वाकई ये कैंसर बहुत लाइलाज तो मैं नहीं कह सकता, इलाज की है, लेकिन हिम्मत चाहिए। मेरे श्रोता, हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि न सिर्फ कैंसर बल्कि और भी बीमारियां जो होती है, जो लाइलाज है, जैसे टीबी है वगैरह वगैरह, जितनी भी अलग बीमारी है, तो बीमारी को कैसे हम सामना करें और इससे बाहर आएं और जीने की एक राह लेकर आगे निकले, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दीपक शर्मा जी। मैं सभी अपने प्यारे मित्रों को इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं सबको एक ही संदेश दूँगा, किसी भी बीमारी को
हल्के से नहीं लें, उसका प्रॉपर टाइम में इलाज कराएँ। जो भी उसका प्रोसेसर है उसको फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी इलाज बताया गया है, जो भी आपसे कहा गया है, उसको बहुत सिंसियरली फॉलो करें। और कैंसर जो बीमारी है, जैसे कि जीनस होती है, जीनस के लिए एक पर्टिकुलर दवा ही उसे मारती है, कैंसर भी इसी तरीके से है। जब तक उसे कैंसर सेल को वो दवा नहीं मिलेगी, वो कैंसर सेल नहीं जाएगा। कैंसर की जो आदमी है वो दुनिया की सबसे बड़ी आदमी है, जिसको आसानी से मिटाया नहीं जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, इसका ढंग से अच्छी तरह इलाज कराएं, पॉजिटिव रहें, इलाज को फॉलो करें, सबसे प्यार करें। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखें। अपना हेल्थ इंश्योरेंस आपके जीवन भर काम आएगा और वो बीमारी और आप किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है। और आज मैं बहुत अपने आप को गर्व फील करता हूँ कि मैंने वो पूरा इलाज फॉलो किया और उसी के कारण आज मैं जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ, अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहा हूँ और खुश हूँ। दीपक जी, आज आपसे चर्चा करके न जाने क्यों बहुत अच्छा लगा। मैंने जीवन में कई सारे ऐसे इंटरव्यूज़ लिए हैं, लेकिन आपसे बात कर एक ऐसा अपनापन सा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ कि जिसने कैंसर जैसी बीमारी को लड़ के उसको डांट दिया कि हटो मेरे जीवन से, मैं अब ठीक होकर बताऊंगा, और कैंसर भी हार गया आपके सामने। मैं आपको बहुत ही साधुवाद करता हूँ। एक मिसाल की पूरी टीम आपको साधुवाद करती है, हमारे श्रोता आपको बड़े साधुवाद करते हैं। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का पहला एपिसोड, आम आदमी से खास मुलाकात। दीपक शर्मा, आज जैसा कि आपने सुना, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि बीमारी से डरिए मत, उससे लड़िए और लड़के उसको अलग करिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस समय आपको पता चलता है कि आपके शरीर में ये बीमारी है, तो उसको पहले ही स्ट्रोक में उसको ख़त्म करिए, उसको आगे मत बढ़ने दीजिए। आप उसको मौका मत दीजिए कि वो अपने शरीर में आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आपके विचार हमारे YouTube चैनल में आप दीजिए, क्योंकि आपके विचार ही हमको हिम्मत देते हैं, हमको शक्ति देते हैं और अच्छा कार्य करने के लिए। हम अगले हफ्ते फिर आपको एक और आम आदमी से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, साधुवाद।